नमस्कार, मेरा नाम आकाश है और आप सिटी 24 चैनल देख रहे हैं। इस वक्त हम बोराड़ी में मौजूद है, जो किसान आंदोलन हो रहा है संगू बॉर्डर पे। सभी लोग वहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दिए हुए हैं। उससे करीब 20 किलोमीटर दूर हम लोग यहाँ पे स्थित है। एक दोस्त का घर है यहाँ पे आलम, उनके हम लोग रुके हुए हैं रात के वक्त। और थोड़ी देर में हम यहाँ से निरंकारी जो मैदान है वहाँ पे जाके लोगों से रिपोर्टिंग करेंगे। कारण है वहाँ पे जाने का कि ज़्यादा वहाँ पे ट्रैक्टर ट्राली आए नहीं है, 50-60 ही आए हैं। और संगू बॉर्डर पे कल कुछ किसान साथियों ने बताया कि उनकी जो है ट्रैक्टर की चाबियाँ पुलिस वालों ने छीन ली है, उनके ट्रैक्टर के पंचर कर दिए गए हैं। तो इस बात में कितनी सच्चाई है वो हम रिकॉर्ड करने के लिए वहाँ पे जाएंगे, वहाँ के किसानों से बात करेंगे। प्लस अभी तक का 3 दिन का जो हमारा किसान आंदोलन में एक्सपीरियंस रहा है और उसके आगे भी जो रहेगा उस बारे में हम बात करते हैं, किस तरह से हम देख पा रहे हैं। प्लस वीडियोस लगातार लाइव करने के दौरान जो दिक्कतें आ रही है उस बारे में मैं आपको बताऊंगा। और वीडियो डालने के बाद जो लोगों के कमेंट आ रहे हैं उसके बारे में भी बात करते हैं। तो पहले दिन तो हम लोग आए कैसे, यहाँ पे फतेहाबाद से मैं चला था कुछ 26 तारीख के आसपास शायद। वहाँ से हम लोग, मैं पूरा दिन अग्रवा में रिपोर्टिंग कर रहा था और वहीं से फिर मेरा प्लान बना कि भाई मैं किसानों के साथ ही आगे बढ़ता हूँ, वहीं से रिपोर्टिंग करेंगे, उनकी कहानियाँ सुनेंगे, आप लोगों को दिखाएंगे। वहाँ से ट्रैली में बैठ के मैं आगे निकला, उनके साथ ही लगातार बॉर्डर तोड़ते हुए आगे बढ़े थे, उनको मैं रिकॉर्ड कर रहा था। और जो बॉर्डर तोड़ने की जब मैं बात कर रहा हूँ तो हिंसक नहीं है ये किसी भी तरीके से। आप लोगों को बता दो, जिस तरीके से टीवी पे दिखाया जा रहा है कि किसान लाठियां चला रहे हैं, किसान उपद्रवी हो गए हैं, कुछ हिंसक हो गए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, प्रशासन का काम है, जो पुलिस वाले हैं उनको ऑर्डर मिला हुआ है कि तुमको उनको रोकने की कोशिश करना है किसानों को। वहीं पर किसानों का काम है कि जो भी उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं उस सामान को हटा रहे हैं, वो पुलिस वालों से झड़प नहीं कर रहे हैं। वो जितना भी सामान है, और उस चीज़ को रोकने वाले के लिए पुलिस वाले क्या कर रहे हैं, पहले वो वाटर कैनन का इस्तेमाल करते हैं और बाद में वाटर कैनन बंद हो जाता है, उसके बाद बातचीत की कोशिश करते हैं कि आप साइड में हो जाइए। पुलिस वाले कहते रहते हैं कि नहीं, हम नहीं होंगे। तो फिर किसान जो भी रेती क्रशर पत्थर डाले गए हैं सड़क के ऊपर की पुलिस वालों के द्वारा, उसको हटा दिया गया जाता है। कहीं कहीं पर ये भी खबर आई है कि, और खबर नहीं आई है, इस चीज़ की तस्वीरें भी है, वीडियो भी है, कि पुलिस वालों ने गड्ढे खोद दिए हैं। जो मेन हाईवे रहता है, गड्ढा उसका खोद दिया है। तो यहाँ पे एक स्थिति देखने लायक, सोचने वाली बात है कि अगर वहाँ से कोई एम्बुलेंस गुजरने की नौबत आ जाती है अचानक से, तो फिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कि अगर एम्बुलेंस नहीं गुजर पाती है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? यही चीज़ अगर ऐसे गड्ढे किसानों ने खोद दिए होते तो न जाने उन लोगों को किस तरीके से पेश किया जाता था। और अभी भी मैं कहूँगा कि मीडिया में क्या हो रहा है, जैसे जिसको गोदी मीडिया कहा जाता है, चैनल के नाम लेना मैं ज़रूरी नहीं समझता। वो लोग क्या कर रहे हैं कि किसानों को उपद्रवी बता रहे हैं, आतंकवादी तक कहा जा रहा है उनको। और बहुत सारे लोग इस चीज़ से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं और सोशल मीडिया पर ये डाल रहे हैं कि हाँ, वो तो आतंकवादी है, उनको प्रोटेस्ट करने की क्या ज़रूरत है। जिस तरह से मनोहर लाल खट्टर का बयान आया कि आंदोलन से कुछ नहीं होने वाला, आंदोलन इसका जरिया नहीं है, बातचीत से ही मसला हल होगा। तो किसान जो यहाँ पे आके बैठे हैं वो बातचीत करने के लिए आए हैं। मेरा इसके ऊपर क्या पक्ष है? जिस तरीके से प्रधानमंत्री जो हमारे देश के नरेंद्र मोदी जी, और मैंने ये कई जगह पर अपनी वीडियो में कहा भी है कि वो हर जगह पे, दुनिया की सबसे अमीर पार्टी है बीजेपी, हम सब मानते हैं। और जो 130 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री हैं वो कोई 1 या 2 लोगों के लिए नहीं बने, या फिर बीजेपी पार्टी के लिए नहीं बने हैं। तो इस पर मेरा क्या पक्ष है कि जिस तरीके से वो कहीं पर भी स्टेज लगा के अपनी रैली देते हैं, अपने मन की बात करते हैं, वो ज़्यादातर, और अब तो रेडियो पे आके करते हैं। किसानों के सामने तुम लगाओ ना मंच, आके उनसे बात करो, आके उनको अपना भाषण दो, जो तुम समझाना चाहते हो, तुम्हारे हिसाब से बिल सही है तो समझाओ, और उनकी क्या दिक्कत है वो तुम समझो ना। ये करने के दौरान आप जो नहीं कर पा रहे और उनके बारे में एक ट्वीट तक आप नहीं कर पाते 3 दिनों में, और जो भी करते आप यही लिखते हैं पहले जो आपने किया कि ये तो विपक्ष भड़का रहा है। भाई यहाँ पे विपक्ष कोई नहीं है। जितने भी लोगों को लगता है कि ये कांग्रेसी है या फिर ये अकाली दल के लोग भेजे हुए, आम आदमी पार्टी के लोग भेजे हुए हैं भड़काने पे, आम आदमी पार्टी और अकाली दल की अगर मैं बात करूँ, जितना हमने किसानों से बात की है, पंजाब के किसानों से, प्लस दिल्ली से जो कुछ लोग वहाँ पे गए हैं किसानों का साथ दे रहे हैं, तो यही दिख रहा है कि जो दोनों पार्टी है अपनी राजनीतिक तौर पे रोटियां सेक रही है, किसानों के समर्थन की बात कर रही है, लेकिन सड़कों पे आके प्रत्यक्ष तौर पे वो लोग समर्थन नहीं दे पा रहे हैं। और मैं चाहूँगा कि इस वक्त आप जितने भी लोग देख रहे हैं वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचे। उसके आगे हम बात करते हैं कि जिस तरीके से मीडिया का काम यहाँ पे है। संगू बॉर्डर पे मैंने ये चीज़ देखी, पहले टिकरी बॉर्डर की मैं बाद में बात करूंगा, पहले संगू बॉर्डर की बात करते हैं। संगू बॉर्डर पे देखा कि जितने भी रिपब्लिक भारत के रिपोर्टर आ रहे हैं उनसे किसान बात नहीं कर रहे, उनको अपने बॉर्डर की तरफ एंट्री नहीं करने रहे, उनको करेगा पुलिस की तरफ ही रहिए, हम आपसे बात नहीं करेंगे, और बड़े प्यार से कह रहे हैं, उनको वहाँ से भगा दे रहे हैं। सेम चीज़ हो रही है जी न्यूज़ के साथ, सेम हो रहा है आज तक के साथ। जितना भी लोकल मीडिया है, किसान उनसे आके बात कर रहे हैं और माइक चेक करके बात कर रहे हैं कि भाई तुम किस कंपनी से हो, कहीं तुम गोदी मीडिया से तो नहीं आए हो। और ये बहुत सही चीज़ है। जिस तरीके से किसानों को प्रेजेंट किया जा रहा है, आतंकवादी कहा जा रहा है, एक बड़ी
ही घिनौनी चीज़ यहाँ पे देखने को मिली कि जो मीडिया वाले हैं काले रंग का जो झंडा है जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसको बता रहे कि ये तो जिहादी है, पाकिस्तानी लोग इस्तेमाल करते हैं। तो समझने की बात है, और हर जगह पे हमने देखा है विरोध का तरीका काले बिल्लों के साथ ही होता है। कई जगह पर ओलंपिक्स में भी जो प्लेयर्स हैं उन्होंने अगर अपनी बात का प्रोटेस्ट किया है तो काले बिल्ले बांध के आए हैं। ओलंपिक्स में भी ये घटना देखने को मिले कि बचपन में मैंने किताब में पढ़ी थी और अभी आप सर्च भी कर सकते हैं कि ओलंपिक में किसी ने प्रोटेस्ट किया था, निग्रो थे वो लोग, और उन्होंने अमेरिका में जो हो रहे ब्लैक्स का अटैक हो रहे थे उसके ऊपर हमला किया था, वो काले रंग से किया था। और अभी जो काला रंग जो है विरोध का प्रतीक होता है, आंदोलन का प्रतीक होता है, वो किसी धर्म को रिप्रेजेंट नहीं करता है या फिर किसी देश को रिप्रेजेंट नहीं करता है। तो मीडिया का इस तरीके से बॉयकॉट किया जा रहा है। कुछ लोग जो है ढंग से यहाँ पे रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जैसे जो मेन स्ट्रीम है उसमें एनडीटीवी का नाम हम ले सकते हैं, बीबीसी का नाम ले सकते हैं, और बहुत सारा इंटरनेशनल मीडिया भी आया हुआ है। मैंने नहीं देखा है लेकिन लोगों का बताना है कि आया हुआ है। तो मीडिया इस तरीके से काम करो। आप जो घर पे बैठे टीवी देख रहे हैं जरा सोच समझ के देखिए, क्या वो दिखा रहे हैं उसके बारे में सोचिए। और लोकल मीडिया पे जाइए, फेसबुक पे बहुत सारे चैनल हैं, वहाँ पे आप जा सकते हैं। आप हमारा चैनल भी देख सकते हैं, सिटी 24 चैनल है। उसके अलावा बहुत से चैनल है जो यहाँ से लगातार लाइव रिपोर्टिंग कर रहे हैं, और उनके आप देख सकते हैं कि किस क्या है एक्चुअल में, और लोगों की कहानी आप सुनेंगे। सिर्फ नेता जो भाषण दे रहे हैं, किसान नेता, उतना ही काफ़ी नहीं है, आपको लोगों की कहानी सुनना पड़ेगा। जो लोग आकर के वहाँ पे मट्टी हटाते हैं, ट्रैक्टर चलाते हैं, रात को ठंड के अंदर ये लोग ट्रैक्टर चला के यहाँ पे पहुँचे हैं। और अब आपको लगेगा कि दिल्ली आके क्या करेंगे। बहुत से लोग इस चीज़ का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, जब हम लोग रिपोर्टिंग कर रहे थे, मैं कमेंट्स में बाद में पढ़ रहा था कि आखिर इनसे पूछ तो लोग दिल्ली जाके करेंगे क्या। करने ये आए कि यहाँ पे रोड जाम ही करना है इन लोगों को, किसानों को। इसका कारण क्या है? सरकार ने निरंकारी समागम जो मैदान है, बहुत बड़ा मैदान है, वहाँ पे जगह दी है प्रदर्शन करने के लिए, लेकिन किसान जो है अभी भी सड़क पे ही बने हुए हैं। इसका कारण क्या है? निरंकारी समागम में अगर ये सभी के सभी चले जाते हैं तो वहाँ पे क्या होगा, वो शहर के बाहर का इलाका है, वहाँ पे ये अगर 1 महीना भी बैठेंगे, 2 महीना भी बैठेंगे, परेशान होकर बैठे रहेंगे, भाषणबाजी चलती रहेगी। सरकार के ऊपर 1% भी असर नहीं पड़ेगा। सरकार बड़े ही निकम्मे तरीके से काम कर रही है, जिस तरीके से सीए के प्रोटेस्ट में हुआ था। महीनों तक प्रोटेस्ट चला था, सबसे लंबा प्रोटेस्ट था, लेकिन सरकार के ऊपर असर नहीं हुआ था और आखिरकार दंगे करवा दिए गए थे ये कहूँगा, क्योंकि आप अगर फैक्ट्स में जाएंगे वहाँ पे दिल्ली पुलिस भी शामिल थी उन दंगों के अंदर। बहुत सारी वीडियो सामने आई थी। जिस तरीके से बीजेपी के जो मंत्री थे, कपिल मिश्रा था, या फिर जो एक वित्त मंत्री भी, उप वित्त मंत्री है, जिन्होंने कहा था कि गोली मारो गद्दारों को, ऐसा कुछ गालियाँ देके वो यूज़ कर रहे थे, वो थे। प्लस अब की बार शाहीन बाग को करंट लगना चाहिए, ये देश के जो अमित शाह जी हैं उन्होंने बयान दिया था। तो ये अच्छी राजनीति है, और वहीं मैं कहूँ इसी वजह से मैं कह रहा हूँ दिल्ली के दंगे करवा दिए गए थे। तो वही चीज़ भी यहाँ पे होती कि वहाँ पे बैठे रहते किसान, बैठे कई महीनों तक चलता। जब इंटरनेशनल मीडिया दिखाता कि देखो देश की जो सरकार है इंडिया की, उसको शर्म नहीं आ रही है, इतने दिनों से किसान बैठे हैं और उनकी मांगों को मांगा नहीं जा रहा है। और अब बात करते हैं कि हम लोगों ने बहुत सारे वीडियो हम बना चुके हैं जिसके ऊपर हम लगातार ये बता रहे हैं कि किसानों की मांग क्या है, क्यों वो लोग इन 3 बिलों का विरोध कर रहे हैं। फिर से मैं एक बार बता देता हूँ, 3 बिल है, मैं शायद नाम ठीक से नाम ले पाऊँ, लेकिन उसका जो असर है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो जो है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है, उसके अंदर क्या किया गया है कि जितनी भी चीज़ें खाने की होती है उन सारी चीज़ों को स्टोर करने की, खुली स्टोर करने की, चाहे जितना मर्जी आप स्टोर कर सकते हैं। सपोज कि मेरे पास अच्छा खासा पैसा है, मैं अपना बड़ा गोदाम बनाऊंगा, हाँ, मेरे को पूरी की पूरी फसल अगर मैं खरीद सकता हूँ, कैपेसिटी है। जैसा कि हम देखते हैं कि हमारे देश के जो पूंजीपति है, जिसमें अडानी का नाम लिया जाता है या फिर अंबानी का नाम लिया जाता है, अडानी अंबानी को देश बिक रहा है ये कहा जाता है। तो जो अडानी और अंबानी है, ये लोग बड़े बड़े वेयर हाउस करके, इनकी कैपेसिटी है कि पूरे के पूरे सीजन की फसल को, पूरे एक शहर की, एक राज्य की फसल को अकेले खरीद सकते हैं, इतनी इनकी कैपेसिटी है। तो खरीद करके वो क्या करेंगे, अपने जो गोदाम है उनके अंदर स्टोर कर देंगे। तो जब स्टोर वहाँ पे कर देंगे, उनको कोल्ड स्टोरेज में रख सकते हैं, कई महीनों तक फसल को वो सेफ रख सकते हैं। तो उसके बाद क्या होगा, महीनों तक फसल पड़ी रहेगी, मार्केट में सप्लाई कम होगी। मार्केट में सप्लाई कम होगी तो क्या है, रेट ऑटोमेटिक बढ़ेंगे। तो जब रेट बढ़ जाएंगे, हाँ, जो किसानों की फसल लगा लीजिए 10 रुपये किलो के हिसाब से खरीदी गई है और रेट बढ़ जाएंगे, तो वही जो सामान है वहाँ पे 50 किलो रुपए के हिसाब से बिकना शुरू हो जाएगा मार्केट में। और वही जो किसान 10 रुपये किलो बेचा है उसको 50 रुपये किलो मिल रहा है। और जनता जो बाकी लोग हैं उन लोगों पे भी इसका असर पड़ेगा। इसके लिए जो वर्ड यूज़ किया है, इसको जमाखोरी बोलते हैं, जो अब तक इलीगल है और उस चीज़ को लीगल किया गया है। जो इन कानूनों से पहले इलीगल थी, इन कानूनों के साथ उसको लीगल कर दिया गया है। ये एक विरोध है कि ये खत्म होना चाहिए, एक लिमिट होनी चाहिए स्टॉक की, चाहे वो कोई भी हो। दूसरा जो है, फसल कोई भी खरीद और बेच सकता है।
मंडियों को जिस तरीके से करेगी, प्राइवेट मंडी काम करेगी, तो सरकार इसके अंदर क्या करेगी, हम सरकारी मंडी तो जैसे चल रही है वैसे ही चलती रहेगी, हम थोड़ी ना इसका कुछ कह रहे हैं। तो मैं बता दूं कि किस तरीके से ये भी काम करेगा, प्राइवेट मंडी कैसे नुकसान पहुंचाएगी। लगा लीजिए क्या होता है, एक सरकारी दुकान है, ठीक है, दूसरी तरफ है प्राइवेट दुकान, हम इसको दुकान के हिसाब से देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो क्या होगा, लगा लीजिए जो सरकारी दुकान है उस पर कोई चीज़ 10 रुपये किलो मिल रही है, प्राइवेट वाला क्या करेगा, वो वही चीज़ 8 रुपये किलो बेचना शुरू करेगा। तो धीरे धीरे क्या होगा, सरकारी जो सिस्टम है उसको नुकसान होता रहेगा, सालों तक वो नुकसान हो रहा है, बाद में उस चीज़ को ये दिखा दिया जाएगा कि भाई अब जो है, जो सरकारी सिस्टम है यहाँ से लोग इंटरेस्टेड नहीं हो, प्राइवेट की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो हम इसको नहीं चला पा रहे हैं, घाटे में दिखा के बंद कर दिया जाएगा। जैसे BSNL कंपनी को किया गया था, इसका बड़ा एग्जाम्पल, और कुछ एक ट्रैक्टर कंपनी को किया गया था, और अब धीरे धीरे मोबाइल की जो कंपनी है उसके साथ जो बाकी है उनके साथ ये किया जा रहा है, जियो को प्रेफरेंस दे करके। हाँ, तो यही चीज़ होगा। फिर प्राइवेट जो 8 रुपये किलो बेच रही थी, जब सरकारी बंद हो जाएगी तो 8 से 12 करेगी, 14 करेगी, 20 करेगी। जो आम जनता है या फिर किसान भी है, उन लोगों को मजबूरी में सामान वहाँ से खरीदना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि एक ही दुकान बची, सरकारी तो रही नहीं है। तो इस तरीके से मंडी को धीरे धीरे उसको ख़त्म किया जाएगा, कोलैप्स किया जाएगा, एकदम से ख़त्म नहीं होगा, धीरे धीरे ख़त्म होगा। स्टार्टिंग में लालच दिया जाएगा कि प्राइवेट मंडी बढ़िया है, वहाँ से किसानों को अच्छे रेट भी मिल सकते हैं शुरू में, लेकिन बाद में उस चीज़ का बड़ा नुकसान होगा। किसान अपनी फसल लेके जाएंगे प्राइवेट में, वो बोलेंगे कि भाई जो 1500 रुपये सरकारी रेट है हम तो खरीदेंगे नहीं, तुमको बेचना है तो 1300 में बेचो। सरकारी मंडी है नहीं तो मजबूरी में उनको बेचना पड़ेगा, क्योंकि कितने टाइम तक सड़ा सकता है किसान अपने फसल को। इस तरीके से वो खेती छोड़ करके दूसरे किसी काम धंधे में लगेंगे, खेती को ठेके पे दिया जाएगा। अब आते हैं तीसरा एक कानून है जिसके अंदर ठेकेदारी प्रथा को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसको कई देशों में जब आज़ादी की उनकी लड़ाई हुई थी, जिसको हम कह सकते हैं सामंतवाद को ख़त्म किया गया था। जो पूंजीपति होता है उनकी ज़मीनें छीन कर करके आम लोगों के अंदर बराबर बांटी गई थी। उस चीज़ को यहाँ पे अब क्या है, पूंजीपतियों को ज़्यादा ज़मीन रखने का हक यहाँ पे मिलेगा। क्या होगा, लगा लीजिए कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, लगा लीजिए मेरे पास अच्छा खासा पैसा है, मैं एक ज़मीन ले लेता हूँ किसान की, वो कॉन्ट्रैक्ट जो हो रहा है उसके अंदर लगा लीजिए वो कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, कई सालों का ले लिया है। तो अब अगर लगा लीजिए मैंने 10 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट पे किसी की ज़मीन ले ली है, या फिर 50 साल के लिए ले ली है, क्योंकि उसके अंदर ईयर लिमिट तय नहीं की है कितने साल तक कर सकते हैं। पहले क्या होता था, शायद 3 साल तक ही आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इसके लिए मैं शायद बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे पक्का नहीं पता है, बहुत कम लिमिट दी गई, 3 साल तक आप कॉन्ट्रैक्ट पे कोई ज़मीन ले सकते हैं। तो अब लगा लीजिए वही चीज़ 30 साल पे हो रही है, तो कॉन्ट्रैक्ट पे ज़मीन दी हुई है, किसी का बच्चा जो है पैदा होकर बड़ा हो जाता है, बूढ़ा होने को आ जाता है, उसको कैसे पता होगा कि ये हमारी ज़मीन है, और उसके बाद किन बातों पे लड़ेगा, उसके पास कागज़ कितने टाइम तक वो संभाल के रखेगा ये हमारी ज़मीन है, वो एक दिक्कत है। दूसरा, अगर कहीं पे डिस्प्यूट हो जाता है, मेरे बीच में और किसान के बीच में डिस्प्यूट हो रहा है, तो यहाँ पे एक चीज़ ख़त्म कर दी गई है कि मैं अपना जो किसान जो है अपनी बात लेकर के कोर्ट में नहीं जा सकता है, कोर्ट को बीच से हटा दिया है। एसडीएम क्यों लेके आया कि एसडीएम जल्दी करेगा। बहुत से बीजेपी के एमपी से जब मैंने बात की थी, उनका इंटरव्यू लिया था, तो उनका कहना था कि इस तंत्र को हम मजबूत करेंगे और एसडीएम जो है लोगों के लिए ही काम करेगा। तो सोचिए, जो एसडीएम एमपी या एमएलए के कहने पर यहाँ पे सड़कों पर खड़ा है उन किसानों पर लाठी चलाने के लिए, उनको रोकने के लिए, वो एसडीएम कैसे किसान की बात कर लेगा, कि वो कैसे उनके बचाव में बात करेगा। वो एमएलए के कहने पर 10 मिनट के अंदर अपना रुख चेंज कर लेते हैं, किसी को भी उठा के जेल में डाल देते हैं। जैसे डॉक्टर काफिल खान को देखा था कि करीब 1 साल, मोटा मोटा 1 साल के लिए उनको इलीगल तरीके से जेल में रखा गया था, वो भी तो एक एसडीएम नहीं रखा था, क्योंकि सरकार चाहती थी उनको रखना। तो ये सारी चीज़ें हैं, इन कानूनों का विरोध इस वजह से हो रहा है। और सरकार जो कह रही है कि विपक्ष भड़का रहा है, कानून सही है, वो पूरी तरीके से गलत है, जितना हम लोगों ने इसको समझा है। तो इसके ऊपर हम बार बार जाके किसानों से नहीं पूछने वाले कि आपको इसकी बिलों से क्या दिक्कत हो रही है। हम आगे वीडियो में आगे जो मेरा एक्सपीरियंस रहेगा, अब जाके हम बात करेंगे कि इन 3 दिनों में उनके साथ क्या क्या हुआ है, उनकी कहानियाँ लेके आएंगे। वो अपने गांव में कौन से गांव से हैं, क्या काम करते हैं, वो कहानियाँ आके लेके आएंगे। पुलिस का क्या बर्ताव, और पुलिस वाले भी आपको मैं कहूँगा कि सभी के सभी खराब नहीं है, उनको मजबूरी में ये काम करना पड़ रहा है, गोले दागने पड़ रहे हैं। लेकिन कई जगह पर, जैसे टेकरी बॉर्डर पर देखा, तो वो हमला करने के तरीके से ही पुलिस वहाँ पे काम कर रही थी। लगातार बम के गोले बरसाए गए हैं, सीधे सीधे हमले करने के तरीके से। जब किसान आगे गए बैरिकेड पे बात करने के लिए, तो उससे पहले ही वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, फिर बम छोड़ना शुरू कर दिए थे। तो मजबूरी में किसानों को किसी भी तरीके से वहाँ पे आगे बढ़ना पड़ा, और बाद में सरकार ने दिखाया कि हाँ, हमने उनके लिए बॉर्डर खोल दिए हैं। वो एक तरीका था उनको फंसाने का। जो बड़े बड़े मैदान हैं उनको जेल के तरीके पे वो तब्दील करना चाहते थे। जब 50-60 ट्रालियाँ निकल गई तो किसानों को समझ आने लगा कि ये हो रहा है, तो उन लोगों ने जाने से मना कर दिया। इसी वजह से किसान अभी भी संगू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पे बने हुए हैं। कल के दिन से मैं पूरा टिकरी बॉर्डर पे नहीं जा पाया हूँ, अब वहाँ पे क्या हालात है मुझे नहीं पता है।
और मैं न्यूज़ भी ज़्यादा नहीं देख पा रहा हूँ। और संगू बॉर्डर पे ये हो रहा है कि सभी बैठे हैं। अब मैं बताता हूँ कि जो बैठे हैं लोग किस तरीके से अपना पूरा टाइम स्पेंड करते हैं। सुबह के दौरान उठते हैं, अपना खाते पीते हैं, लंगर सबके लिए चल रहे हैं। बड़ी खूबसूरत चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रही है। इसे आप कह लीजिए कि पंजाबियों के कल्चर में होती है या फिर सरदारों की वजह से कह सकते हैं। जहाँ पे भी जो प्रोटेस्ट होता है, इन लोगों का आंदोलन जो होता है, वहाँ पे क्या होता है कि खाना सबके लिए उपलब्ध होता है। जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके लिए भी है, जो लोग कवर करने आ रहे हैं मीडिया के लोग उनके लिए भी है। मैं 3 दिन से लगातार उन्हीं के साथ खाना खा रहा हूँ। बहुत लोग प्यार से रखते हैं, चाय दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं, सब वहीं पे हो रहा है। और जो जिनको गोदी मीडिया कह करके भगा देते हैं, उनको भी अगर खाना खाना है तो आप बैठिए, बड़े प्यार से उनको सर्व करते हैं। और पुलिस वालों को भी खाना दे रहे हैं। बड़ी खूबसूरत चीज़ है। जो पुलिस वाले डंडे मार रहे हैं उन्हीं को ये लोग खाना दे रहे हैं। एक बार फिर से कहूँगा, वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। और आपका अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं। एक बंदे ने मुझसे पूछा था कि आप एक ये सवाल पूछे किसानों से कि अभी तक 70 साल में ऐसा कोई आंदोलन नहीं हुआ है, तो अब हो रहा है, कैसा महसूस हो रहा है? अच्छी बात है, अब तक नहीं होता, बड़ा आंदोलन है और आंदोलन होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि पहले नहीं हुआ, इतनी भीड़ नहीं आई है। इससे पहले हमने देखा था जो जेपी आंदोलन था, बहुत बड़ा मूवमेंट था। उसके अंदर जब स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन आ गए थे, अरुण जेटली वहीं से निकले थे, वो नेता बने थे, तो वो बहुत बड़ा प्रोटेस्ट था, इससे भी बड़ा था, जिसके बाद से इंदिरा गांधी की जो सरकार है वो गिर गई थी। तो उसके बाद हमने देखा था कि सीए का जो प्रोटेस्ट था वो भी बहुत बड़ा आंदोलन था, सबसे बड़े आंदोलन में से एक था, इतिहास उसके ऊपर लिखा गया है। आज़ादी का आंदोलन बहुत बड़ा था और 70 साल के बाद, हाँ, हम कह सकते हैं तीसरा या चौथा सबसे बड़ा आंदोलन में से एक है। और जितने भी लोग आए हुए हैं सबके सब यहाँ पर, मैं कहूँगा कि समझदार लोग हैं। वो पढ़े लिखे और अनपढ़ दोनों हैं, लेकिन समझदार लोग हैं। उनको पता है कि हम किस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं। कई बार मीडिया में क्या हो रहा है, कुछ एक बुजुर्गों को पकड़ लेते हैं जो बोल नहीं पाते हैं, जो कहते हैं कि हम अपने मांगों के लिए मर जाएंगे या फिर मार देंगे, ऐसी बातें भी कुछ लोग कर रहे हैं। लेकिन असल में अगर उनसे हम बात करें तो उन्हीं पुलिस वालों को खाना भी दे रहे हैं जो वहाँ पर डंडे बरसा रहे हैं। तो वो जो बात है सिर्फ कहने की है। बड़े प्यार से यहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहे हैं, प्रदर्शन चल रहा है। हाँ, ये उनका हक है। अगर आगे उनको नहीं जाने दिया जाएगा तो जो बैरिकेड है उनको हटाने के लिए कुछ भी करना पड़ेगा। कुछ भी का मतलब है कि ट्रैक्टर से उसको खींचना पड़ेगा। वो शायद आप लोगों को हिंसक दिखे या चोट खाने वाली चीज़ दिखे। एक लड़का हमें कल मिला था जिनकी उंगली पे फ्रैक्चर हो गया था, मुझे उनका नाम याद नहीं है, लेकिन पंजाब से ही आए हैं वो भाई। उंगली पे फ्रैक्चर हुआ था और बहुत तेज़ लगती है चोट। जो बम मारे जाते हैं उनसे चोट लगती है। मेरे भी यहाँ पे हाथ पे चोट लगी थी, जो फ़िलहाल सही है। हाँ, अभी के दौरान सही हूँ मैं। जा कर के फिर से हम कवर करेंगे। अगर कोई कमेंट आ रहा है तो आप बता दीजिए, कोई सवाल है तो। जितना एक परवीन जामरा है, उन्होंने कमेंट करा है कि किसान आंदोलन में राजनीतिक साजिश व अनवांटेड तत्वों के शामिल होने के जो सुराग मिले हैं, ये स्टेटमेंट दी गई है मुख्यमंत्री हरियाणा के मुख्यमंत्री। हाँ, हरियाणा के जो मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जो अनवांटेड लोग हैं, जो किसान नहीं है, वो लोग इसके अंदर शामिल हुए हैं। ये बात हमने टिकरी बॉर्डर पे देखी थी। किसानों ने भी कहा था कि कुछ एक लोग जो थे, जो 3-4 लड़के थे, उन्होंने पत्थर बरसाने शुरू कर दिए थे पुलिस के ऊपर। हाँ, ये दिखाने के लिए कि किसान हिंसक है। तो किसानों ने ही उन लोगों को पकड़ा और पुलिस वालों को पकड़ा दिया था। कुछ एक लोग थे जो भाग भी गए थे। तो किसानों का ये कहना सही है। मनोहर लाल जी जो कह रहे हैं ये बात कहीं तक सही है। लेकिन अब मैं बता देता हूँ कि वो लोग कौन है, किसानों का क्या कहना है। उनका कहना है कि ये या तो आरएसएस के लोग हैं या फिर बीजेपी के लोग हैं जो आंदोलन को खराब करने के लिए आए हैं। तो मनोहर लाल जी जो कह रहे हैं कि कुछ अनवांटेड जो तत्व आ गए हैं जो यहाँ पे प्रोटेस्ट में हिंसा फैला रहे हैं, तो वो एक तरह से हम मान सकते हैं कि बीजेपी के लोग हो सकते हैं जो इस आंदोलन को खराब करने के लिए आए हैं, इस आंदोलन को हिंसक बनाने के लिए आए हैं। एक जो कल के दिन ही एक और भाई थे, मैं भाई कहूँगा क्योंकि गाली देना मैं सही नहीं समझता हूँ, वैसे निकलती तो बहुत है उनके लिए। उनका कहना है कि जो किसान निकले हो इन सालों को सबको मार देना चाहिए, ये कर देना चाहिए, और उल्टी सीधी गालियाँ लिख रहे हैं। भाई ये जो सोशल मीडिया है, ये स्पेस अकेला आपके लिए नहीं है, सबके लिए है। तो कोशिश करो, ठीक है, आप विरोध करते हैं किसानों का, कीजिए, अपने नारों के साथ कीजिए, थोड़ा क्रिएटिव बनिए। गालियाँ हम सुनते और देते आए हैं, वो लिख करके आपको कुछ मिलने वाला नहीं है और हम आपका उसका ज़्यादा जवाब भी नहीं देंगे। आप सोच रहे हैं कि हम आगे वापस से आपको गालियाँ लिखेंगे या कोई किसान भी गाली लिखेगा। हम और बाकी लोगों से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो ऐसे बहुत ही नीची सोच के लोग हैं उनको गालियां ना दें, अपना आप टाइम वक्त खराब करेंगे और उनको समझाने के भी फ़ायदा नहीं है। इतना समझाने के बाद भी अगर वो नहीं मानने वाले तो उनको समझा के कोई फ़ायदा नहीं है। फिर एक जगह पर ये जो नरेंद्र मोदी है बात नहीं कर रहे हैं। दूसरा जो हम देख सकते हैं दिल्ली पुलिस का जो रवैया है, और मैं ये बता दूं कि हरियाणा से जो हम यहाँ पे तक आए हैं वहाँ पे एक चीज़ ये भी हुई है कि पुलिस वाले जो है
किसानों से बात कर लेते हैं कि भाई हम लोगों को ये दिखाने, जो मैंने भी जितना नोटिस किया है ना कि पुलिस वालों को ये दिखाना ही दिखाना है कि भाई वो उन्होंने प्रदर्शन को रोकने की कोशिश की है, लेकिन किसान नहीं रुके और वो बैरिकेड्स तोड़ के आगे पहुंच गए। ये दिखाने की कोशिश की है, बार बार मैं एक वर्ड को यूज़ कर रहा हूँ, दिखाने की। वो लाठीचार्ज कर सकते थे पर उन्होंने नहीं किया, उन्हें पता है कि इससे हिंसा और ज़्यादा बढ़ेगी। किसान भी जो है लाठियां खाने के लिए तैयार है, और कितनों को मारेगी पुलिस, आप सोच लीजिए। हाँ, जब आंसू गैस के गोले फेंके जाते हैं तो उससे वो थोड़ा भाग जाते हैं, लेकिन लाखों लोग हैं यहाँ पे। संगू बॉर्डर पे कल रात तक मैंने जो सुना है 17 किलोमीटर लंबा जाम है, कम नहीं होता है 17 किलोमीटर है। और टिकरी बॉर्डर की तरफ जो है वो भी बहुत लंबा जाम है। मैंने परसों दोपहर तक करीब 7-8 किलोमीटर लंबा जाम था, और अब क्या हालत है दोनों जगह पे मुझे नहीं पता है। फिर एक जगह पे हम देख रहे हैं कि किसान जो है रात के टाइम संगू बॉर्डर पे अपना ट्रैक्टर के ऊपर भाई डीजे होता है, वो लोग बजा लेते हैं और नाचना शुरू कर देते हैं। तो मीडिया शायद कहीं पे आपको ये भी देखने को मिलेगी, किसान तो इन्जॉय कर रहे हैं, यहाँ पे पार्टी करने आए हैं। इंजॉय का उसका मैं कारण बता देता हूँ दोस्त, रो करके आंदोलन करना मुझे नहीं लगता कि सही है। आप नाचिए गाइए और अपने हक की जो बात है उसको हंसते हंसते लड़के लेंगे, सीधी बात है। नाच गा रहे हैं क्योंकि पूरे दिन का फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, डीजे रहता है तो चला करके नाचने में कोई बुराई नहीं है, नाचना चाहिए। कल रात को मैं भी बहुत नाचा था उन लोगों के साथ में, लाइव भी हमने उसका किया था, आप देख सकते हैं। हाँ, कई बार किसान रोक भी देते हैं कि ये चीज़ें मत दिखाओ, लेकिन उसके अंदर मुझे नहीं लगता कुछ भी गलत है। इंजॉय कर रहे हैं, नाच गा रहे हैं, हंसते खेलते हुए अपने हकों की लड़ाई लड़ेंगे। और इस चीज़ पे अगर मेरा पक्ष आप देखें तो शायद आप कह सकते हैं कि मैं बायस्ड रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, किसानों की तरफ से कर रहा हूँ, क्योंकि अंदर मैं जहाँ पे फील कर रहा हूँ, जितना समझे कि भाई सरकार गलत कर रही है। सरकार अगर इतना ही अपने आप को सही समझती तो आकर के बात करे, इस चीज़ को क्यों लंबा खींच रही है। आप सरकार अगर आज आके बात करे, इन कानूनों को रद्द कर दे, तो कल के दिन सारे के सारे ट्राली वापस जानी शुरू हो जाएगी। 3 दिन के अंदर रोड साफ हो जाएगा, सबके लिए हो जाएगा। हाँ, मैं कोशिश करूँगा, अगर 3 या 4 दिन से जो प्रोटेस्ट चल रहा है उससे जो सड़कें जाम हुई है, दिल्ली के अंदर जो लोग रह रहे हैं उन पे कितना असर होना शुरू हुआ है, दामों में क्या फ़र्क आया है, सप्लाई में कितनी दिक्कत आनी शुरू हुई है, उसके बारे में भी मैं कोशिश करूँगा आज कहीं से बात करने की। लोकल लोगों का यहाँ पे सपोर्ट है। कल के दिन मैंने इसकी वीडियो भी बनाई थी जो शायद ब्लर थी। ब्लर होने का कारण है कि बीच में वहाँ पे जो है सरकार ने जैमर लगा के रखे हैं जो इंटरनेट को कंट्रोल करता है। बार बार जो लाइव है टूट जाता है, और बाद में जब हम वीडियो अपलोड करते हैं वो ज़्यादा लोगों तक रीच नहीं कर पाता, लाइव के दौरान ज़्यादा लोगों तक रीच करता है। तो क्या होता है कि लाइव जब हम नहीं कर पाते तो वीडियो को अपलोड करना पड़ता है, और कई बार लाइव में भी वीडियो बहुत ज़्यादा ब्लर हो जाती है। तो उसकी हम कोशिश कर रहे हैं किसी तरीके से VPN वगैरह इस्तेमाल करके कम से कम हो। हम रेगुलर डाटा रिचार्ज कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो दिक्कतें आ रही है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। और जब आप लाइव देख रहे हैं तो कोशिश करिए कि जब कट जाता है कनेक्शन थोड़ी देर के लिए तो जुड़े रहें, ताकि फिर से वहीं से बात शुरू हो सके। हम बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं वो चीज़ दिखाने की, ठीक है। और बहुत से लोग जो है जो मेरी रिपोर्टिंग को सपोर्ट कर रहे हैं, अच्छा बता रहे हैं, शुक्रिया दोस्त। और इसका बड़ा कारण एक ये भी है, जो मेरा चैनल जो मेरे पीछे से इतना सपोर्ट कर रहा है कि भाई तुम जाओ अपना काम करो, किसी भी तरीके से तुम्हारे ऊपर प्रेशर नहीं है कि तुम्हें सरकार की बात नहीं करनी है या किसानों की बात नहीं करनी है, या फिर तुम्हें ये पक्ष रखना है। जो चीज़ें सामने आ रही है तुम वो रिपोर्ट करो। हाँ, और खर्चे पानी कोई दिक्कत नहीं है, चैनल बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहा है, ये बात कहनी जरूरी समझता हूँ। मैं थैंक्स करूँगा उन जो हमारे चैनल है सिटी 24 उनके ओनर को, जो इतना सपोर्ट कर रहे हैं, वो लगातार हमारी खैर खबर लेते रह रहे हैं। हाँ, और यहाँ पे बहुत सारे मेरे दोस्त हैं दिल्ली में जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, और कैमरा पर्सन के तौर पे मेरे साथ यहाँ पे फ़िलहाल भारती है, और कई जगह पे हमने प्रोटेस्ट में भी हमने साथ में रिपोर्टिंग किया, वो हमारा कैमरा हैंडल करती है। और कई बार जब मैं अकेला होता हूँ और मुझे लग रहा है कि मुझे भी फ्रेम में आना है तो मैं किसानों को दे देता हूँ, वो कैमरा पकड़ लेते हैं, तो किसान भाई भी कई बार मेरे कैमरा पर्सन हो जाते हैं। तो ये सारी बातें थी जो मैं कहना ज़रूरी समझता था। इस लाइव का यही मकसद था। प्रोटेस्ट बड़े ही मज़े में चल रहा है। मज़े में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमें खुशी हो रही है कि इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है अपने हकों की डिमांड के लिए। और इसका मैं मज़े में कह रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि किसान परेशान नहीं है। उनके बच्चों के घर से फ़ोन आते हैं जो रिपोर्टिंग मीडिया दिखा रहा है, वो शर्मसार चीज़ है कि किसान ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। वो बच्चों के ऊपर असर पड़ता है, उनको लगता है कि उनके जो पेरेंट्स है उनके साथ गलत हो रहा है, फिर वो लोग गलत कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। हाँ, उनके साथ गलत हो रहा है कई जगह पे, और शुरू में हुआ था, लेकिन कल के दिन जो है बड़ा ही शांत गया है। उन लोगों का लंगर चला है, सब लोगों ने आके खाना खाया है, और रात के वक्त सबने तो नहीं कहूँगा, कुछ एक लोगों ने वहाँ पे नाच गाना भी किया है, जो करना चाहिए, सही बात है। आसपास के लोकल लोग जो है बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं। उस पर मैंने वीडियो बनाई थी, वो जो बात थोड़ी देर पहले पूरी अधूरी रह गई थी। उन लोगों ने वहाँ पे किसानों को पानी इस्तेमाल करने के लिए भरपूर दे दिया है। किसान वैसे अपना भी लेके आए हैं, लेकिन नहाने वगैरह के लिए पानी इस्तेमाल करने के लिए भरपूर दे दिया है। शौचालय की जो जगह है, वो एक बंदे ने कहा कि जितने लोगों को आके करना है यहाँ पे कीजिए,
है। उनका काम इंडस्ट्री जो है बंद पड़ी है 3 दिन से, लेकिन उनका क्या कहना है कि मैं किसान पहले हूँ, किसानों का मैं खाता हूँ और ये काम जो है बाद में शुरू हो जाएगा, पहले इनकी डिमांड पूरी होनी चाहिए। ये सुन करके बहुत अच्छा लगता है। कई जगह पे ये हो जाए, जब हम आ रहे थे रास्ते में ढाबे पे हमने चाय पी थी, तो मैं कहूँगा कि वहाँ पे हज़ारों लोगों ने चाय पी और ढाबे वाले ने 1 रुपया तक नहीं लिया किसानों से। और ज़बरदस्ती किसान ऐसा नहीं कि दे नहीं रहे थे, किसान देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उस बंदे ने नहीं लिया। तो एक खुददारी होती है कि जो लोग अपने हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं, लोकल लोग जो सपोर्ट कर रहे हैं, इससे बहुत अच्छा लगता है। हम लोगों को भी बहुत अच्छा लगता है। ये कहानी है यहाँ की। ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक सामान लेने गए थे कुछ किसान दिल्ली की ही एक जगह पे संगू बॉर्डर के पास से, तो उन्होंने उनकी जो लाइट उन्होंने खरीदी उस चीज़ का पैसा नहीं लिया। ये भी बड़ी खूबसूरत चीज़ है। और यहाँ पे एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, खालसा जो ऑर्गेनाइजेशन है जो हर तरह के प्रोटेस्ट में दुनिया भर में अपनी सर्विस देते हैं, फ्री में वहाँ पे खाना देते हैं, फ्री में वहाँ पे मेडिकल सुविधा देते हैं, वो लोग भी यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, जिन्होंने सर्बिया में जाके भी जो वहाँ पे दूसरे देशों ने बर्बादी वहाँ पे की थी, लगातार बमबारी की थी, बर्बाद कर दिया था देश को। सीरिया में जो हुआ था वहाँ पे भी उन्होंने अपना सर्विस दी थी कि वो लोग सबके लिए खड़े हैं, फिर चाहे वो हिंसा करने वाले लोग हों या फिर ना करने वाले लोग हों। जिसको परेशानी है, जिसको चोट लगी है, उसको वो खाना देंगे, उसको वो मेडिकल सुविधा देंगे, और ये उनका काम है खालसा ग्रुप वालों का। उसको मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा। दूसरा, बहुत से जो लोकल लोग सपोर्ट कर रहे हैं उनको मैं थैंक यू कहना चाहूँगा। और जो मीडिया के लोग लोकल आए हुए हैं, मैं आया हूँ या बाकी लोग आए हैं, उनको भी मैं थैंक यू कहना चाहूँगा कि आप इन लोगों की जो बात है, जैसी बात है वैसी की वैसी आप आगे रख रहे हैं। और आप लोगों का मैं धन्यवाद कहूँगा जो 2-3 दिन में जिन्होंने 20-25 लाख लोगों तक हमारी बात पहुँचाने में मदद की है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया है, और आगे भी ऐसे ही करते रहे, ताकि यहाँ पे जिस जिस गांव से ये लोग आए हैं उन लोगों तक उनकी बात पहुँचे, उनके हालात पहुँचे। और जो बाकी लोग घर पे बैठे ये सोच रहे हैं कि ये आतंकवादी है, उपद्रव फैला रहे हैं, उन तक उनकी बात पहुँचे। तो ये वीडियो यहीं तक है। आपके कुछ और सवाल होंगे तो आप दूसरी किसी वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा। अभी एक बार देख लेते, कोई कमेंट नहीं, अभी कोई कमेंट नहीं है। तो शुक्रिया। मेरे कैमरे के पीछे जो है भारती है और मैं आकाश, सिटी 24 से। धन्यवाद।